आज 6 जैन 2026 है और आज हम हिंदू पेपर का एनालिसिस की शुरुआत कर रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आज हमारे पास में आने वाली है। सबसे पहले भारत में टाइगर सेंसस की शुरुआत हो चुकी है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 कर्नाटक से शुरू हो रही है और ये पूरे देश में इसकी एस्टिमेशन की जाएगी, सेंसस की जाएगी टाइगर की। भारत में दुनिया का 70% टाइगर मिलता है और अभी हमारे देश में 3682 टाइगर्स हैं। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में और दूसरे नंबर पे हमारा कर्नाटक राज्य आता है, जहां पर में टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से ये। दूसरा, कर्नाटक के शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में 5 दिन का इंटरनेशनल वर्कशॉप अभी चल रहा है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर सॉल्यूशन के लिए। अब इसका पर्पस क्या है? एम्पावरिंग अर्ली कैरियर रिसर्चेज ऑन एडवांसिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर रिसर्च एंड कोलैबोरेशन। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द हार्वेस्ट, अब पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो फसल है किसान की वो नष्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द पुअर हैंडलिंग, इनएडिक्वेट स्टोरेज, वीक मार्केट लिंकेजेस, क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिसरप्शंस। इन सब की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है फसल को नुकसान होता है। लो प्रोडक्टिविटी तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉब्लम इन वजहों से होता है। जाहिर सी बात है, इन सब को एडजस्ट करने के लिए और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर सॉल्यूशन किस तरह का हो, इसके लिए ये इंटरनेशनल वर्कशॉप अभी कर्नाटक के शिवमोगा में चल रहा है, जिसके ऊपर में फोकस किया जाएगा कि किस तरह से पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद जो फसलों का जो क्रॉप्स जो नष्ट हो जाते हैं उसको किस तरह से बचाया जा सके। तो ये भी एक क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ एस्पेक्ट है। अब इसके बाद हम बात करेंगे बायलैटरल रिलेशंस अमेरिका और भारत के बीच में। जिस तरह से हम टैरिफ वार देख रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप भारत पर में लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं कि वो रसिया से भारत तेल खरीदना बंद करे या बिल्कुल ही कम करे, तो किस दिशा में भारत और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है वो जा रही है। तो हम देखते हैं कि अगर इन चीज़ों को हम एक तरफ कर दें तो भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है डिफेंस और टेक्नोलॉजी के वजह से वो काफ़ी मजबूत हो रही है और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी संदर्भ में हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स के बारे में अभी डिस्कस करेंगे जो आज के न्यूज़पेपर में है। Two countries have signed various agreements, including the 2023 India-US Defense Acceleration Ecosystem, Foundational Defense Agreements जैसे कि लिमोआ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016 में ये साइन हुआ था। कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कॉमकासा 2018 में साइन हुआ। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट Initiative on Critical and Emerging Technologies 2023 में to provide and promote logistical support, cooperation, information sharing between the two militaries. इसके अलावा India's Ministry of Defense and the US Department of Defense also signed the Security of Supply Agreement (SOSA) in 2024. In October 2025 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भारत के साथ यूएस का। दिस लॉन्ग अवेटेड पैक्ट एम्स टू एनहांस कोऑर्डिनेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन टू प्रमोट रीजनल स्टेबिलिटी एंड डिटरेंस। इंडियन स्पेस जायंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नवंबर 2025 में $1 बिलियन का डील साइन किया है with the US General Electric for fighter jet engines. Similarly, the joint US NASA ISRO Synthetic Aperture Radar Satellite (NISAR), इस पे मैंने कभी शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया हुआ है, मेरे YouTube पर अवेलेबल है, launched in July 2025 for disaster resilience, agriculture and infrastructure planning requirements, adds to the technological jointmanship. At the infrastructural and regional levels, the inaugural Quad Ports of the Future conference held around India Maritime Week in Mumbai in early November 2025
brought together delegates from 24 Indo-Pacific partners focusing on developing expertise and investments, co-organized by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways and the Ministry of External Affairs. It emphasized that quality infrastructure development is a crucial dimension of Quad cooperation, underlining the broader regional connectivity. जाहिर सी बात है, भारत और अमेरिका के बीच में जो दिख रहा है उसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। तो जब भी बायलैटरल रिलेशंस की बात आए तो हम डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी को सामने रखेंगे कि किस तरह से भारत अमेरिका के साथ कदम से कदम मिला के कम से कम इन मामलों में आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे माओवादी जो प्रॉब्लम हमारा देश पिछले कई दशकों से जूझ रहा है, अब उस दिशा में भारत बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। इसमें एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं, उनकी मैं कुछ बातें यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ जो कि आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में है कि किस तरह के अप्रोचेस सरकार को उठाने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अब जो है सो माओवादी अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। इस दिशा में उन्होंने कई सारे जो है इशूज सुझाए हैं सरकार को, और ये हम सबको के लिए भी जानना जरूरी है। सबसे पहला है द नेटवर्क ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज शुड बी एक्सटेंडेड टू इंटीरियर लोकेशंस सो दैट विलेजर्स हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर। दंडकारण्य इलाके में छत्तीसगढ़ के बस्तर, नारायणपुर, सुकमा, ये जो एरिया है पूरा जो गढ़ रहा है कभी माओवादियों का, इन एरियाओं में गांव वालों के पास में मेडिकल फैसिलिटीज की सुविधा पहुंचानी चाहिए। और यहाँ पर में जो हेल्थ इशूज हैं, एनीमिया इज ए हेल्थ इशू अमंग द ट्राइबल्स ऑफ दंडकारण्य। सेरिब्रल मलेरिया इज ऑल्सो वाइड स्प्रेड इन सर्टेन पॉकेट्स, जो ब्रेन फीवर होता है जिससे। द लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर हैज लेड टू आउटब्रेक्स ऑफ डिसेंट्री। देयर इज ऑल्सो द इशू ऑफ स्नेक बाइट्स विच आर नॉट uncommon in the jungles. Health centers must cater to the needs of tribals in areas freed from the Maoist influence. इनका ये कहना है। तो अगर सॉल्यूशन हमसे मांगा जा रहा है मेंस के पेपर में, तो और ये पॉइंट्स हमारे दिमाग में है तो हम वहाँ पे डाल सकते हैं इसको। सेकेंड, most tribals depend on agriculture and forest produce for their basic needs. Maoists dug ponds and created orchards to win the confidence of the tribals and induct them into the movement. जाहिर सी बात है उन सबका विश्वास उन्होंने पा लिया माओवादियों ने, जिसकी वजह से विलेजर्स उनके साथ हो गए। They also forced contractors to pay increased rates to villagers for plucking तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता से बीड़ी बनता है और ये ट्राइबल तेंदुपत्ता का बीड़ी बनाते हैं। Later they took up लैंड लेवलिंग टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड गेन इवन मोर सपोर्ट। माओवादियों को इससे और भी ज्यादा सपोर्ट मिला। द गवर्नमेंट शुड नाउ इंश्योर द सप्लाई ऑफ गुड सीड्स इंक्लूडिंग फिश सीड्स, छोटे छोटे मछली के बच्चे उनको दें जिससे कि वो मछली पालन कर सके। एंड क्रिएट बेटर इरिगेशन system there by constructing check dams. While the minimum support price of many items of forest produce is notified by the government annually, processing units need to be established. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, where travelers can access them easily. The focus should be on increasing economic activity. अब तीसरा है more educational ashrams should be established in the DK. DK का मतलब दंडकारण्य। This model has been quite successful in the past because it is not practical to open schools in villages that were sparsely populated. It is also necessary to undo the education imparted to villagers by Maoists through their Krantikari Jantan Sarkar schools. Most of the surrendered cadres are illiterate and need to be sent to government schools for basic education and rehabilitation. Many surrendered cadres are already trained in useful vocations and their skills can be tapped. While the S&R policy, मतलब surrender and rehabilitation policy, provides financial benefits, jobs and housing, it must not be forgotten that most male cadres were forced to undergo vasectomy while in the Maoist movement.
मतलब एक तरह से मेल मेल का जो जिसकी वजह से मतलब ये एक तरह का सर्जरी है जिससे कि वो बच्चे को पैदा नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीजों को रिवर्स करने की जरूरत है। इट इज नेसेसरी दैट दे हैव ए रिवर्स वैसेक्टोमी प्रोसीजर टू इनेबल देम टू स्टार्ट अ फैमिली। This facility must be provided free of cost in district hospitals. The state government has been implementing the Niyad Nalanar, मतलब होता है Your Good Village scheme to provide the benefits of government schemes to villages which fall within 5 kilometers of the remote security camps। मतलब कि जहां पर में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स हैं उसके कुछ किलोमीटर्स में, खासतौर से 5 किलोमीटर्स के दायरे में उनको ये फैसिलिटीज मिलती है जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। However, with districts gradually becoming free of the Maoists, this scheme must be extended to previously affected villages जो कि माओ के प्रॉब्लम से पहले अफेक्टेड थे। तो एक इंटरनल सिक्योरिटीज का इशू है क्योंकि 2009 के यूपीएससी के बेंच में ये क्वेश्चन भी आया था कि हाउ टू टैकल द माओइस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया, जिसमें मैंने लिखा भी था कि किस तरह से जो एक डेवलपमेंट स्टेप्स है वो लेने चाहिए और दूसरा जो एक प्यूनिटिव जो स्टेप्स है जो फोर्स का जो यूज है वो भी साथ साथ चलते रहना चाहिए। तो इसी तरह के ये अप्रोच यहाँ पर में बताए गए हैं कि इसको समूल अगर नाश करना है माओ की प्रॉब्लम को तो इस स्टेप्स के ये सब सारे जो स्टेप्स बताए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है ये सब पॉजिटिव स्टेप्स हैं गौवानों की भलाई के लिए, दंडकारण्य के फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों के लिए, विलेजर्स के भलाई के लिए है। तो उनका धीरे धीरे पूरी तरह से माओ से मोह भंग हो जाएगा, उनका सपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो कि पिछले 3 महीने से काफी चर्चा में है, खासतौर से ट्रेड, भारत और अमेरिका का जो ट्रेड संबंध है और टैरिफ की वजह से जिस तरह से ये नीचे गिरा है। तो क्या हर मामले में ऐसा है? तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है हमारे पास। दिस फॉरेन ट्रेड परफॉर्मेंस एनालिसिस डेटा शो सेवरल न्यू ट्रेंड्स। दिस एनालिसिस फोकसेस only on items where India's exports dependence on the US was already significant. To isolate the impact of the tariffs, the figures for September through November 2025 were compared against the 23-24 एवरेज फॉर दोज सेम मंथ्स, यानी कि 3 महीने का हमारे पास में जो डेटा है सितंबर से नवंबर 25 के बीच में। तो इसमें देखते हैं क्या हमारे देश की ट्रेडिंग जो है सो अलग अलग देशों के साथ कैसी रही और खासतौर से अमेरिका के साथ। Not all the commodities exported to the US were impacted by tariffs. Notably, exports of telecom instruments to the US, most of which are not tariffed, particularly smartphones, surged by 237% जंप किया स्मार्टफोन्स का एक्सपोर्ट अमेरिका को भारत से बिटवीन द पीरियड। Exports of electrical machinery also grew by 15%. That brings us to the items hit by the US tariffs and other challenges. Exports of pearls and precious stones declined by about 78.5% between the period. Gold jewelry exports to the US declined by 39%. Cotton fabrics by 23%. Marine products by 17% and ready-made cotton by 4.6%। इसमें गिरावट दर्ज की गई। अब Indian exporters managed to not only absorb the heat but also increase overall exports by diversifying into other markets। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत ने और भारत के जो निर्यातक हैं उन्होंने अपनी निर्भरता अमेरिका पे कम करके अलग अलग मार्केट्स को उन्होंने खोजा अपने सामानों को वहां पे भेजने के लिए। कंसीडरिंग मैरीन प्रोडक्ट्स वेयर ओवरऑल एक्सपोर्ट्स ग्रू बाय रफली 17% बिटवीन द कंसिडर्ड पीरियड्स डिस्पाइट अ नियर आइडेंटिकल डिक्लाइन इन शिपमेंट्स टू द यूएस। Moreover, the US continued to be a dominant buyer in 2025 with a market share exceeding 30%. Exporters did more than just absorb the blow in a traditionally dependent market. They also pivoted to other destinations, driving total export even higher than before in marine products. Marine exports to China
ऑलरेडी ए रोबस्ट बायर हमारे मैरीन प्रोडक्ट्स का चीन है, ग्रीव बाय 23% ड्यूरिंग द सेम पीरियड। चीन के साथ हमारा जो मैरीन प्रोडक्ट्स है वो 23% बढ़ा है। साथ ही साथ इंडिया मेड सिग्निफिकेंट इनरोड्स इनटू रिलेटिवली न्यूअर टेरिटरीज, जैसे कि बिटवीन सितंबर और नवंबर 2025 के बीच में इंडिया एक्सपोर्टेड $50 मिलियन वर्थ ऑफ मैरीन प्रोडक्ट्स टू स्पेन। हमने स्पेन को एक नया बाजार के रूप में क्रिएट किया। This expansion extended across Europe, with marine shipments to Belgium surging by 124%, while exports to the Netherlands 56%, Germany 65%, Italy 23%, all posted substantial gains. So the gap left by the US was filled by a mix of strengthening alliances and discovering new ones. Shipments to the EU and China have increased over the past few months. ये नोटेबल पॉइंट्स है। अब हमारा व्यापार जो है EU और चाइना के साथ तेजी से बढ़ा है। A similar strategy was recorded in the case of ready-made cotton garment, with increase in exports to European markets helping here too. The rupee at 90 is a good instrument. Note करिए, the rupee at 90 is a good instrument for Indian exporters to locate new markets. It helps push exports to various markets. एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो ट्रेड के मामले में इकोनॉमी से जुड़ी हुई ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। खासतौर से मैथ्स के एग्जाम में इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। एक और अब हिस्टोरिकल जो नॉलेज है हम शेयर करना चाहेंगे कि 2026 में गुजरात के विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इसमें 11 जनवरी को 1000वां एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट अटैक ऑन द श्राइन को याद किया जाएगा, विच प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विजिट करने वाले हैं। एंड ही डिस्क्राइब्ड ऑन मंडे एज ए सिंबल ऑफ इंडियाज एंड्योरिंग स्पिरिट। किस तरह से सोमनाथ मंदिर को बार बार डिस्ट्रॉय किया गया, फिर से सोमनाथ मंदिर उठ के खड़ा हो गया। जय सोमनाथ 2026 marks 1000 years since the first attack on Somnath took place. Recalling the Muhammad of Ghazni had plundered the temple in January 1026. Mr. Modi said it still stands as glorious as ever due to sustained efforts at restoration. Mr. Modi said 2026 will mark 75 years since the restored temple was opened on May 11, 1951. तो एक महत्वपूर्ण बिंदु है ये, हिस्ट्री से, अध्यात्म से, हमारे मध्यकालीन भारत से जुड़ा हुआ। अब हम जो पॉइंट्स ले रहे हैं वो है रक्षा के क्षेत्र में। कोस्ट गार्ड एड्स पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल टू इट्स फ्लीट। The Indian Coast Guard ship ICGS Samudra Pratap, the first of two indigenously designed pollution control vessels for the Indian Coast Guard in Goa. The minister described the ship built with over 60% indigenous content. इसमें स्वदेशी जो है कंटेंट 60% है, जिसको बढ़ा करके 90% तक करने की हमारी योजना है। ये जो वेसल है समुद्र प्रताप, इसे बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। इंडिया का फर्स्ट होम ग्रोन पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है और लार्जेस्ट शिप इन द कोस्ट गार्ड्स फ्लीट। ICG's कैपेबिलिटी इन पॉल्यूशन रिस्पॉन्स, firefighting, maritime safety, environmental protection, and extended surveillance across the country's vast maritime zones. The ship is equipped with advanced pollution detection system, specialized pollution response boats,
modern firefighting equipments, and aviation facilities, including a helicopter hangar enabling greater operational reach even in rough sea conditions. Capabilities would ensure rapid detection and containment of pollution incidents, helping protect coral reefs, mangroves, fisheries, and marine biodiversity, directly supporting coastal communities and the blue economy, emphasizing that marine environmental protection is both a strategic necessity and a moral responsibility. The Defense Minister Rajnath Singh ji praised the ICG's role in oil spill response, maritime law enforcement, and coastal cleanliness. इसकी एक और भी खासियत है कि 2 महिला ऑफिसर्स इस शिप पे तैनात रहेंगी और ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है भारत के लिए और भारत की नारी शक्ति के। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जो कि कोल इंडिया का एक सब्सिडरी है, ये भारत का सबसे बड़ा कोकिंग कोल प्रोड्यूसर है। भारत कोकिंग कोल वाज द लार्जेस्ट कोकिंग कोल प्रोड्यूसर इन इंडिया इन FY 2025, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025, अकॉर्डिंग टू अ क्रिसिल रिपोर्ट। द फर्म वाज इनकॉर्पोरेटेड in 1972 to mine and supply coking coal concentrated in mines located at Jharia, Jharkhand, and Raniganj, West Bengal coal fields. The public sector firm has expanded operations significantly over the years, with coal output increasing from 30.51 million tons in financial year 2022 to 40.50 million tons in financial year 2025, which is an increase of 33%. कोकिंग कोल से पहले भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रीलिम्स में। सारे पॉइंट्स को एक बार आप अच्छे से रिवाइज करिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, और टाइम टू टाइम रिवीजन इज द बेस्ट थिंग। आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, बस नोट्स बना के उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहने की जरूरत है। FDI के मामले में भारत जो फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर 2026 का है, इसमें $35.2 बिलियन की FDI भारत में आई। महाराष्ट्र इसमें जो अप्रैल सितंबर 2025 का ये डेटा है, दरअसल महाराष्ट्र पहले नंबर पे है FDI रिसीविंग के मामले में, कर्नाटक दूसरे नंबर पे और तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है। जिसमें सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि जो सिंगापुर है वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर रहा है, लेड द वे विथ ए सिग्निफिकेंट $12 बिलियन investment, accounting for 34% of the total FDI. The US and Mauritius followed with $6.6 billion or $3.5 billion respectively.